दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था डिजिटल बैंकिंग यूनिट यानी डीबीयू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, पिछले डिजिटल बैंकिंग अनुभव वाले वाणिज्यिक बैंकों को डीबीयू खोलने की अनुमति है। कथन 2 है, इन इकाइयों को टियर 1 से टियर 3 केंद्रों में खोला जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन से बात आगे की समझते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां यानी डीबीयू राष्ट्र को समर्पित की। इस साल अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ के साथ एक कार्यकारी समूह की रिपोर्ट के बाद डीबीयू के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा की थी। डीबीयू एक विशेष हब है जिसमें डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को वितरित करने के लिए एक निश्चित न्यूनतम डिजिटल बुनियादी ढांचा होता है। पिछले डिजिटल बैंकिंग अनुभव वाले वाणिज्यिक बैंकों, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को नहीं शामिल किया जाता, इसके अलावा वाणिज्यिक बैंकों को टियर 1 से टियर 6 केंद्रों में डीबीयू खोलने की अनुमति है। इसलिए कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 सही नहीं है। इस तरह इस प्रश्न का विकल्प ए सही होता है। आरबीआई के अनुसार प्रत्येक डीबीयू को कुछ न्यूनतम डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, अल्फा फोल्ड क्या है? नए खोजे गए खनिज, रोबोट, सुपर कंप्यूटर या फिर एआई आधारित उपकरण? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, एआई आधारित उपकरण। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। अल्फा फोल्ड एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी उपकरण है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह डीप न्यूरल नेटवर्क नामक कंप्यूटर सिस्टम पर आधारित है। न्यूरल नेटवर्क बड़ी मात्रा में ठीक उसी प्रकार इनपुट डेटा का उपयोग कर वांछित आउटपुट प्रदान करते हैं जैसे मानव मस्तिष्क कार्य करता है। वास्तविक कार्य इनपुट और आउटपुट परतों के मध्य ब्लैक बॉक्स द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसे हिडन नेटवर्क कहा जाता है। अल्फा फोल्ड को इनपुट के रूप में प्रोटीन अनुक्रमों के साथ जोड़ा जाता है। जब प्रोटीन अनुक्रम एक छोर से प्रवेश करते हैं तो अनुमानित त्रिआयामी संरचनाएं दूसरे छोर के माध्यम से बाहर आती हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी, एआई आधारित उपकरण। अगला प्रश्न है, महालेखा नियंत्रक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कथन 2 है, इसका कार्यालय मुंबई में स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। हाल ही में सुश्री भारती दास ने भारत की नई महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए के रूप में कार्यभार संभाला है। सीजीए वित्त मंत्रालय में भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है, इसलिए कथन 1 सही है। यह तकनीकी रूप से सुदृढ़ प्रबंधन लेखा प्रणाली की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इसका कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है और इस तरह विकल्प ए अपने आप ही सही हो जाता है। ये केंद्र सरकार के लिए व्यय, राजस्व, उधार और विभिन्न वित्तीय संकेतों का मासिक और वार्षिक विश्लेषण तैयार करता है। चलिए, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, जो कहता है कि केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन यानी सतत योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या फिर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन यानी सतत योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य संपीड़ित बायोगैस उत्पादन संयंत्र स्थापित करना है। ये योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसे अक्टूबर 2018 में लॉन्च किया गया था। इसे कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी और जैव खाद के रूप में बायोमास कचरे से आर्थिक मूल्य निकालने के लिए शुरू किया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सीता रंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित योजना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सुपर कंप्यूटर या फिर असॉल्ट राइफल? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी,
उष्णकटिबंधीय चक्रवात। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवात के बनने की संभावना की पुष्टि की। IMD के अनुसार 22 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर विक्षोभ के एक चक्रवाती तूफान बनने की प्रबल संभावना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक विक्षोभ को चक्रवाती तूफान के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की तीव्रता तक पहुंच जाता है। अगर यह विक्षोभ चक्रवात में बदल जाता है तो इसे सीतारंग नाम दिया जाएगा, इसलिए विकल्प बी सही है। यह नाम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के दिशा निर्देशों के अनुरूप थाईलैंड के एक सुझाव पर आधारित है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला प्रश्न है, WISER प्रोग्राम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। यह महिला उन्मुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए भारत ने फ्रांस के साथ सहभागीदारी की है या फिर इसकी कोई आयु सीमा नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी इस कार्यक्रम के लिए भारत ने फ्रांस के साथ सहभागीदारी की है। यह कथन सही नहीं है। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए WISER प्रोग्राम यानी वाइसर प्रोग्राम के पहले 11 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। वाइसर का पूरा नाम विमेन इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च है। यह जर्मन संघीय शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय यानी BMBF और भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST की एक संयुक्त पहल है। यह योजना भारत या जर्मनी में एक शोध संस्थान में महिला शोधकर्ताओं के लिए तैयार की गई है। इस कार्यक्रम की अवधि 3 वर्ष है और इसकी कोई आयु सीमा नहीं है। इस प्रकार विकल्प सी सही होगा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी। इस कार्यक्रम के लिए भारत ने फ्रांस के साथ सहभागीदारी की है। यह कथन सही नहीं है, बाकी के सभी कथन जो है वो सही हैं। अगला प्रश्न है, चाइवो एडोप्टू और अर्कुटुनदागी क्या हैं? जनजाति समूह, हिंद महासागर में द्वीप, मेघालय में पर्वत श्रृंखला या फिर तेल और गैस क्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, तेल और गैस क्षेत्र। हाल ही में ONGC विदेशी लिमिटेड ने रूस की सखालिन-1 तेल परियोजना में 20% हिस्सेदारी के लिए बोली लगाई। सखालिन-1 तेल और गैस विकास परियोजना सखालिन द्वीप के तट पर स्थित है। इसमें 3 अपतटीय क्षेत्र शामिल हैं जिनका नाम है चाइवो एडोप्टू और अर्कुटुनदागी, इसलिए विकल्प डी सही है। आपको बता दें कि ONGC विदेशी लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी ONGC यानी तेल और प्राकृतिक गैस निगम की एक विदेशी शाखा है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी, तेल और गैस क्षेत्र। अगला प्रश्न है, परमाफ्रॉस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, परमाफ्रॉस्ट वह जमीन है जो कम से कम 2 साल तक पूरी तरह से जमी रहती है। कथन 2 है, यह दक्षिणी ध्रुवों तक सीमित है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। परमाफ्रॉस्ट वह जमीन है जो कम से कम 2 साल तक पूरी तरह से जमी रहती है, इसलिए कथन 1 सही है। परमाफ्रॉस्ट पृथ्वी के बड़े क्षेत्रों को कवर करता है। उत्तरी गोलार्ध में लगभग 1/4 भूमि क्षेत्र के नीचे परमाफ्रॉस्ट है। यह मिट्टी, चट्टानों और रेत के संयोजन से बना है जो बर्फ से एक साथ जुड़े हुए हैं। ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास ऊंचे पहाड़ों और पृथ्वी के उच्च अक्षांशों वाले क्षेत्रों में आम होते हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार क्या हुआ? विकल्प ए सही आंसर है, यानी केवल 1 कथन ही सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित टाइग्रिस क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष से संबंधित है। इसमें टैकेज और गश नदियां बहती है। इसमें प्राचीन अक्सुमाइट साम्राज्य का मूल शामिल है और इस क्षेत्र के पूर्व में डेनाकिल का मैदान स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यह आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष से संबंधित है। यह कथन जो है वो सही नहीं है। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात समझते हैं। हाल ही में इथियोपियाई सेना ने युद्धग्रस्त उत्तरी टाइग्रिस क्षेत्र में 3 शहरों पर नियंत्रण कर लिया। टाइग्रिस क्षेत्र
इथोपिया का एक राज्य है। इस क्षेत्र में टैकेज और गश नदियां बहती है। इसके पूर्व में डनाकिल का मैदान स्थित है। इसमें प्राचीन अक्सुमाइट साम्राज्य का मूल और राज्य की राजधानी अक्सुम की ऐतिहासिक बस्तियां शामिल हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, जो कहता है कि यह आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष से संबंधित है। ये कथन सही नहीं है। बाकी के अन्य सभी जो कथन हैं वो एकदम ठीक हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में चर्चित शुक्कोह क्या है? वायु रक्षा हथियार प्रणाली, इजराइल में हार्वेस्ट फेस्टिवल, जिबूती में जनजाति समूह या फिर रोमानिया का मुख्य भोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इजराइल में हार्वेस्ट फेस्टिवल। हाल ही में इजराइल में शुक्कोह पर्व मनाया गया। शुक्कोह एक सप्ताह तक चलने वाला यहूदी त्योहार है जो फसल की कटाई का जश्न मनाता है। यह तिशरी के 15वें दिन, जो कि सितंबर या अक्टूबर माह में होता है, शुरू होता है। यह हिब्रू बाइबल के 3 तीर्थ त्योहारों में से एक है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, इजराइल में हार्वेस्ट फेस्टिवल। अगला प्रश्न है, आईयूसीएन रेड लिस्ट के अनुसार न्यूबियन जिराफ किस सूची में सूचीबद्ध किया गया है? नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा लगभग 150 साल पहले अफ्रीका से भारत में जिराफ लाए गए थे। अब पूरे भारत में जिराफों की संख्या 29 है। कोलकाता के अलीपुर में जूलॉजिकल गार्डन में सबसे अधिक जिराफ हैं, जिनमें न्यूबियन जिराफ भी शामिल है। न्यूबियन जिराफ आईयूसीएन की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। चलिए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सॉइल मॉइस्चर एक्टिव पैसिव या सैम्प मिशन किस देश से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूएसए या फिर ऑप्शन डी भारत। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और नए नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।